हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि अंडर रूट 3 को अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आज हम लोग क्या सिद्ध करने वाले हैं। देखिए कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम लोग को सिद्ध करना है कि जो अंडर रूट 3 है ना वह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमको उल्टा मानना है। क्या मानना है हम लोगों को? उल्टा मानना है कि जो रूट 3 है ना वह एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जो हम इसका हल बनाएंगे तब हम लोग उल्टा मानेंगे। ठीक है, उल्टा मानना। जैसे कि यहां पर बोल रहा है कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो जब हम इसका हल करेंगे ना तब यहां पे क्या करेंगे कि बोलेंगे कि माना कि अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, बोलेंगे क्या कि माना कि जो अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, हम लोग को क्या मानना है कि माने कि जो अंडर रूट 3 है ना वह एक अपरिमेय संख्या था, लेकिन मान लेना है कि यह एक क्या है कि परिमेय संख्या है। ठीक है, अब यदि जब रूट 3 एक परिमेय संख्या होगा तो मैं आपको बता देता हूं कि जो परिमेय संख्या होता है ना दोस्तों वो p/q के फॉर्म में होता है। ठीक है, अर्थात अंश और हर के रूप में होता है। ठीक है, अंश और हर के रूप में होता है। यहाँ p/q जब परिमेय संख्या होता है तो वो p/q के रूप में होगा हमारा। और क्या होता है कि यहाँ पे ना q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, q 0 नहीं होना चाहिए तब परिमेय संख्या होगा। और परिमेय संख्या में आपको एक कंडीशन और याद रखना है कि जो p और q होता है ना, p और जो q होता है वो सअभाज्य संख्या होता है। ठीक है, सअभाज्य संख्या होता है परिमेय संख्या में। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ही आपको समझना है। ठीक है, सअभाज्य संख्या यदि आप अच्छे से समझ गए तो इस क्वेश्चन को हम एकदम से आसानी से एकदम चटनी बना के चाट जाना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तब यहाँ पे समझिए कि जो p और q ना सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या का तात्पर्य क्या होता है कि जब हम लोग p और q जो कि परिमेय संख्या है, यदि इसका क्या करें कि गुणनखंड करें, अभाज्य गुणनखंड अलग अलग। जैसे कि p अगर मान लेते हैं कोई संख्या है, मान लेते हैं p का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो p से 1 बार में लगाएंगे ना, तो p को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं p/1 एकदम लिख सकते हैं। q को भी वैसे ही तोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं q/1। अब देखिए कि जो p है और q में क्या कॉमन आ रहा है, तो 1 है जो कि दोनों में क्या है, कॉमन है, अर्थात उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो जो दोनों में होता है किसमें, परिमेय संख्या में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सअभाज्य संख्या बोलते हैं। लेकिन क्या कि दोनों में एक ही कॉमन होता है, याद रखना एक ही कॉमन होगा तभी सअभाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या में आपको याद रखना है कि एक कॉमन रहेगा दोनों में। जैसे कि आपको एक और एग्जांपल से मैं बताता हूं कि मान लेते हैं कि यहाँ पर जो 3/5 एक परिमेय संख्या है, तब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3/1 और 5/1। तब इसमें आप देखिए कि 1 ही सिर्फ क्या होगा, हमारा कॉमन होगा। जैसे कि और भी जब बड़ा संख्या हम लोग लेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ 25 ले लेते हैं और यहाँ 10 ले लेंगे, तो भी ये परिमेय संख्या है, फिर भी इसमें 1 ही कॉमन होगा। कैसे कैसे कॉमन होगा, तो ये देखिए कट जाएगा कि 5 बार में और 2 बार में, तो 5 को ऐसे लिख सकते हैं 5/1 और 2/1, फिर भी इसमें क्या है कि 1 कॉमन है। तो यही जो परिमेय संख्या में खाली 1 जब कॉमन आता है तब बोलते हैं कि p, ये p है और ये क्या है q जो है p और q सअभाज्य संख्या, अर्थात एक के अलावा उसमें कुछ कॉमन नहीं होता है परिमेय संख्या में। तो जब रूट 3 को एक परिमेय संख्या हम लोग माने हैं, ठीक है, तब जो रूट 3 होगा वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो रूट 3 होगा वो p/q के रूप में होगा, अर्थात रूट 3 बराबर p/q। क्योंकि जो रूट 3 होगा ना वो p/q के रूप में होगा। जब हम लोग इसको माने हैं कि परिमेय संख्या है तब तो ये पक्का ही होगा। तब जो p/q के रूप में होता है, तो ये जो p/q के रूप में जो परिमेय संख्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जहां जहां पर क्या होता है ना कि p और तथा q सअभाज्य
संख्या हमारा सअभाज्य संख्या होता है, ठीक है। और जो क्यू है ना वह जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्यू हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। तब ये कंडीशन आपको याद रखना है, ठीक है। अब याद रखना है कि जब पी और क्यू सअभाज्य संख्या नहीं होगा तो परिमेय भी संख्या नहीं होगा, ठीक है। तो यही हम लोग सिद्ध करेंगे। अब देखिए कि जो √3 है ना वो पी बाई क्यू के क्या है, बराबर है। तब आपको पता होगा कि रूट वाली संख्या जब रहता है तब उसको परिमेय संख्या लिखते हैं, तो रूट हटाते हैं। तब यहाँ पे क्या करेंगे कि √3 अंडर रूट जो 3 है अर्थात 3 में जो रूट लगा हुआ है उसको हटाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या में जब रूट हटाना होगा ना हम लोगों को, ठीक है, मान लेते हैं कि यह √5 है तो रूट को हटाना है, तो यदि इसका स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है 5 √5 × 5। तो जब रूट वाली संख्या समान रूट वाली संख्या से गुना होता है तो रूट सिर्फ हट जाता है, ठीक है। तब यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ भी वर्ग करेंगे, यहाँ भी वर्ग करेंगे, तो इसमें कुछ बदलाव नहीं होगा दोनों तरफ। तो यहाँ पे लिखना है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ आपको क्या करना है कि वर्ग करना है। अब यहाँ पे समझना है कि दोनों तरफ क्या कर दिए हम लोग, वर्ग कर दिए, ठीक है। तब यहाँ पे हम लोग दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्ग। √3 का भी क्या करना है, वर्ग, और पी बाई क्यू का भी क्या करेंगे, वर्ग, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है कि दोनों तरफ। अब देखिए जब वर्ग हम लोग कर देंगे तो जब √3 का वर्ग करेंगे तो 3 होगा ना, क्योंकि √3 को 2 बार गुना करना है वर्ग का मतलब, तो 3 होगा हमारा, ठीक है यहाँ पर। और देखिए पी, जब देखिए कि जो ब्रैकेट में डाल के पी बाई क्यू है उसके ऊपर स्क्वायर है, तो पी पे भी स्क्वायर है, क्यू पे भी स्क्वायर है, तो पी का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो पी स्क्वायर होगा, और क्यू का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्यू स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है कि जो क्यू स्क्वायर है वो पी स्क्वायर के साथ क्या चीज में है, भागा में है। तो जब ये जो है वो भागा में है, बराबर के इधर जाएगा तो हमारा गुना में जाएगा, अर्थात हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3q² बराबर पी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि इधर भागा में तो बराबर के इधर भेजेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमारा गुना में दोस्तों। अब यहाँ पे समझिए कि जो 3 है ना वो क्यू² के साथ क्या चीज में है, गुना में है, ठीक है। जो 3 है वो क्यू² के साथ गुना में है, तो जो 3 है ना उसको बराबर के इधर भेजेंगे तो क्या चीज में जाएगा, भागा में। तब यहाँ पे देखिए कि जो p² होगा उसके क्या चीज में आ जाएगा, 3 भागा में, क्योंकि 3 जो है क्यू² के साथ गुना में है। अब इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या मानना है कि यह समीकरण 1 है हमारा। तब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि यह जो समीकरण 1 है हमारा, इसमें क्या हो रहा है कि जो p² है ना वह 3 से क्या हो रहा है कि विभाजित हो रहा है, ठीक है। p² 3 से विभाजित हो रहा है। अब क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिए p² के बट्टे में है ना दोस्तों 3, तो क्या p² 3 से डिवाइडेड यानी विभाजित नहीं होगा, कटेगा नहीं हमारा। कैसे नहीं कटेगा, आप समझिए कि कोई मान लेते हैं यहाँ p² के जगह 5/3 और 5 का स्क्वायर कर देते हैं तो नहीं कटेगा। अब क्यों नहीं कटेगा समझिए, क्यों नहीं कट सकता है, क्यों नहीं कटेगा, मैं कह रहा हूं कि कटेगा। अब क्यों कटेगा उसको आपको समझना है। देखिए 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 और 3, तब ये देखिए तो 3 से हम लोग 25 को विभाजित नहीं कर सकते हैं, एकदम होगा। कैसे, 3 का पढ़ा में 8 बार में क्या आएगा, 3 × 8 = 24, यहाँ कट जाएगा 1, तो फिर विभाजित तो हो रहा है ना, अर्थात डिवाइड तो लग रहा है ना। तब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जो p² 3 से विभाजित होगा, किस में, समीकरण 1 में। यहाँ पे लिखना है समीकरण 1 में p² 3 से विभाजित होता है। अब यहाँ पे समझना है कि जब p² 3 से विभाजित हो रहा है तो p भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। कैसे होगा तो समझिए, मान लेते हैं कि p² के ज़्यादा हमारा क्या हो जाए, p² के ज़्यादा 5 का स्क्वायर हो जाए जगह पे, और नीचे क्या हो जाए 5, ठीक है। तब 5 का जब स्क्वायर कर रहे हैं तो 25 हो रहा है, 25 क्या हो रहा है कि 5 से कट रहा है, ठीक है। 25 क्या हो रहा है कि 5 से कट रहा है, तो यहाँ स्क्वायर की जगह सिर्फ क्या लिख दे, 5/5 लिख दे, तो भी तो क्या होगा कि 5 से कटेगा। तब जब 3 से p² विभाजित हो रहा है तो 3 से क्या होगा, p भी विभाजित होगा। तब यहाँ पे लिखे, इसलिए क्या होगा, इसलिए क्या होगा कि p भी, यहाँ लिख देता हूं, p भी 3 से विभाजित होगा, ठीक है। इसलिए क्या होगा कि p भी
3 से विभाजित होगा। अब ये जो समीकरण 1 है यहाँ पे तक हम लोग समझ चुके हैं। अब इसके आगे हम लोग समझते हैं, ठीक है, कि इसके आगे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा कि इसको आगे सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे मेरा पेपर खत्म हो चुका था तो इसलिए मैं दूसरा पेपर ले लिया हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि समीकरण 1 में पी स्क्वायर जो है ना वो 3 से विभाजित था, तो इसलिए पी भी 3 से विभाजित होगा। अब क्या करेंगे ना कि जब देखिए तो हमारा, तब यहाँ पे क्या करना है कि देखिए कि जब 3 से पी स्क्वायर विभाजित हो रहा है तो जो p और 3, ठीक है, इन दोनों में कुछ तो कॉमन होगा ना, तब कुछ कॉमन होगा तो हम लोग को पता नहीं है कि क्या कॉमन होगा, तो पी स्क्वायर की जगह हम कुछ मान लेंगे और चेक करते हैं कि 3 से विभाजित होता है कि नहीं। तब यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि p बराबर कुछ भी मानेंगे, ठीक है, और चेक करेंगे कि 3 से विभाजित होगा कि नहीं p का स्क्वायर और p होगा कि नहीं। ठीक है, तब यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अब ध्यान क्या देना है कि जो भी रूट के अंदर संख्या होगा जिसको सिद्ध करने बोलेगा ना, उसी को हम लोग क्या करेंगे कि p के जगह मान लेंगे, क्योंकि जब 3p स्क्वायर से विभाजित हो रहा है तब p स्क्वायर और 3 में कुछ एक संख्या है जो कॉमन है, तब ना कट रहा है, तो वो कौन सा संख्या कॉमन होगा, 3 कॉमन होगा। ठीक है, और यदि आपको यहाँ पे दिक्कत भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो रूट वाला संख्या सिद्ध करने बोलेगा ना, यहाँ पे हम लोग √3 को सिद्ध कर रहे हैं तो अंदर में जो संख्या उसी को मान लेंगे। तो बोल रहे हैं कि माना कि p बराबर 3 और 3 के साथ ना कुछ भी चर हम लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे, जैसे a b c, तो मान लेते हैं कि a। ठीक है, तो मान लिए है ना कि जो p बराबर क्या है 3a, और इसको क्या करना है, जो ये हम लोग माने हैं इसको समीकरण 1 में रखेंगे और चेक करते हैं कि क्या 3 से p स्क्वायर कटेगा और 3 से p भी कटेगा, वह हम लोग को चेक करना है। ठीक है, तब यहाँ पे देखिए लिखे बोलेंगे कि इसे समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इसे समीकरण 1 में क्या बोलेंगे कि रखने पर, माना कि p बराबर 3a था तो इसको मान लिया, अब इसको समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या हमारा, q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बाई 3, q स्क्वायर बराबर, अब क्या है p स्क्वायर, देखिए p का स्क्वायर, तो p की जगह हम लोग क्या माने 3a, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3a। अब p का स्क्वायर है यानी यहाँ पे 3a का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा हमारा। अब देखिए कि नीचे क्या है 3, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 3। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ बोल रहा है कि 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे बोल रहा है 3a का स्क्वायर, ऐसे बोल रहा है तो ब्रैकेट है, तो देखिए 3 के साथ a क्या अच्छी में है, गुना में है। अब इसको ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा ना, तो अब जो स्क्वायर वो 3 के साथ भी और a के साथ भी है। ठीक है, तो जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा हमारा, 3 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा दोस्तों 9 होगा, और a का स्क्वायर करेंगे तो a ही होगा हमारा। नीचे 3 है तो हम लोग लिख देते हैं 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या समझना है कि देखिए 3 से 9 क्या होगा, डिवाइड होगा, कट जाएगा, तब हम लोग 3 से 9 को काट देंगे, 3 बार में कटेगा, तब हमारा क्या बचेगा, q स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर, यही ना बचेगा हमारा। अब यहाँ पे क्योंकि कट गया, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और नहीं भी लिखेंगे तो कुछ नहीं है तो क्या हमारा 1 है, तो लिखने का जरूरत है नहीं। अब देखिए जो 3 है ना वो a स्क्वायर के साथ क्या चीज में है, गुना में है, तो इधर जाएगा तो भागा में हमारा जाएगा। ठीक है, तब देखिए q स्क्वायर जब a स्क्वायर के साथ 3 गुना में है तो इधर आ गया तो भागा में चला जाएगा, और बराबर लिख सकते हैं a स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर हम लिख दिए हैं a स्क्वायर। अब देखिए कि जब ऐसा बट्टा में है तब हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि q स्क्वायर 3 से विभाजित होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको आप समीकरण 2 मान लीजिएगा, समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ जब बट्टा में q स्क्वायर बाई 3, तो हम लोग पीछे भी आपको समझाया कि q स्क्वायर जब 3 से विभाजित यहाँ पे दिख रहा है कि हो रहा है, तो q भी क्या होगा कि 3 से विभाजित होगा। तब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में q स्क्वायर जो है ना 3 से विभाजित होता है, इसलिए क्या होगा ना हमारा, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए क्या होगा कि q भी 3 से विभाजित होगा। यहाँ लिख देता हूं मैं, q भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना है कि जब जो q है ना, q स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है तो q भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है,
ठीक है। तब यहाँ पे आपको ये समीकरण 1 को देखेंगे और समीकरण जो हम लोग 2 बनाए हैं उसको देखना है, ठीक है। अब यहीं पे मेरा जो कंडीशन है यहीं से प्रूव होगा, ठीक है। अब देखिए कि कैसे यह प्रूव हो रहा है। यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि P भी 3 से क्या होगा, विभाजित होगा। और यहाँ देखिए कि जो Q है, यहाँ देखिए जो Q है वो भी 3 से कट रहा है। यानी कहने का मतलब जो हम लोग लिखे थे कि P/Q में P जो है ना, P भी क्या हो रहा है कि 3 से ये कट रहा है किससे, 3 से हमारा, और ये भी 3 से कट रहा है। तो दोनों में जब 3 कॉमन है तभी ना कट रहा है। क्या हो रहा है कि दोनों में हमारा 3 कॉमन है। अब यहाँ शुरू में देखिए कि P और Q जो होता है ना, P/Q के रूप में होता है परिमेय संख्या, जहां पर जो P और Q सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या कहने का मतलब होता है कि P और Q में, जब P और Q में कॉमन निकालेंगे ना, तो एक के अलावा कुछ दोनों में कॉमन नहीं होगा। हम आपको अभी करके दिखाए थे पहले ही, ठीक है। ऐसा होता है परिमेय संख्या में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि P भी 3 से कट जा रहा है हमारा और Q भी 3 से कट जा रहा है। इसका मतलब समझ में आता है कि P में भी 3 है और क्या है कि Q में भी 3 है। तो इससे पता चलता है कि यह सहभाज्य संख्या है, P और Q नहीं है। तब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि लिखना पड़ेगा, तो यह लिखना पड़ेगा कि P और Q सहभाज्य संख्या नहीं है। तो किससे पता चल रहा है, समीकरण 1 और 2 से। बोलेंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 से यह विरोध प्रकट क्या हो रहा है हमारा, हो रहा है, यह विरोध प्रकट होता है कि P तथा Q सहअभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। और जब सहअभाज्य संख्या नहीं होगा तो परिमेय भी संख्या नहीं होगा, सिंपल सा बात है। तब यहाँ पे लिखेंगे कि यह जो विरोध प्रकट हो रहा है क्यों हो रहा है, तो लिखेंगे यह विरोध हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, या लिखेंगे यह विरोध हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। अब यहाँ पे जब कल्पना के कारण हो रहा है कि गलत, कि नहीं है P तथा Q सहअभाज्य संख्या, तो जब नहीं है तो परिमेय भी संख्या नहीं हुआ, तो बोल देंगे कि अतः, यहाँ पे हमारा साबित होता है कि अतः क्या होगा कि जो अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको यह क्वेश्चन समझने में आसानी हुई होगी, ठीक है। यदि आपको इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। यदि आपको और भी वीडियो चाहिए √5, √2, √7 का, तो देख सकते हैं, मैं डाल चुका हूं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।